राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में विधानसभा के चुनावी दौर के बीच में रोजगार का शोर तेज हो गया है। प्रदेश में सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे कर रही। कांग्रेस बीजेपी ने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ही हरियाणा के लोगों को 2 लाख रोजगार देने का वादा किया। अब राष्ट्रीय दल और क्षत्र पार्टियां आपस में निशाना साध रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां बीजेपी पर हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का आरोप लगा रहे, तो बीजेपी अपने शासन में 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने का दावा कर रही। चुनाव में इस बार पर्ची खर्ची का भी खूब बोलबाला है। बीजेपी कांग्रेस के शासन में पर्ची खर्ची से नौकरी मिलने वाले आरोप लगाती रही है। वहीं बीजेपी हरियाणा के हुए हर एक अग्निवीर को नौकरी देने का इस बार वादा भी अपने घोषणा पत्र में कर चुकी है। यानी चुनावी शोर के बीच में रोजगार का जो मुद्दा है वो अपने चरम पर है। दोनों मुख्य दल रोजगार के जरिए एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रोजगार के मुद्दे से किस दल को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। क्या रोजगार के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंच पाएंगे ये सियासी दिग्गज और दल? मुझे बताओ भाई, हमारी सरकार ने 10 साल इतनी नौकरियां दी, कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है? ये कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने के काम कांग्रेस के दलाल करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाकिया घर पर आकर अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है, डाकिया दे जाता है और ये कहते हैं हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो कांग्रेसियों की बाहें खिल गई है। वो तो गिनती लगाने लगे, 2 लाख नौकरी गुना 35 लाख कितना हुआ, वो बंटवारा होने लगा है। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। एक गरीब युवाओं से नौकरियों के लिए पैसा मांगने का उत्साह आया है। कूद लो जितना कूदना है। 8 तारीख को कमल फूल की सरकार बनने वाली है। अब 10 साल से भूखे बैठे हुड्डा के चहेतों ने हरियाणा को फिर से लूटने और युवाओं के सपनों को छीनने की योजना बनाई जा रही है। इनके विधायक और उम्मीदवार पर्ची खर्ची का ठेका उठाए हुए हैं। खुलेआम बोली लग रही है, ऐसी योजना कांग्रेस ने बनाई है। इनके विधायक नीरज ने, कुलदीप ने, योगी जो संत के इनके विधायक प्रत्याशी हैं, कोई और हो, अपना घर भरने की और नौकरी बेचने की बात ये खुलेआम मंचों के ऊपर कर रहे हैं। मैं आज आपको और हरियाणा के लोगों को आपके विश्वास के ऊपर यह विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के युवाओं को ना तो किसी को पर्ची से और ना किसी को खर्ची से, बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी लगातार हमारी सरकार ये जारी रखेगी। 2 लाख पक्की नौकरी। थैंक यू। इन्हें रोजगार निगम चला रखा है, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? ठेकेदारी भी नौकरी देना। ना उसकी नौकरी पक्की, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। तो हमने कहा हम 2 लाख, नतीजा है 2 लाख नौकरियां खाली हैं। तो हमने कहा कि हम कांग्रेस सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चे को पक्की नौकरी देंगे। नौजवानों को उलझा दिया कच्ची भर्ती में, कच्ची भर्ती, कच्ची नौकरी, सीटी में उलझा दिया। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, खाली पड़े। कौशल निगम ले आए, 1.5 लाख बच्चों की बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बैकडोर से सरकार खुद ठेकेदार बन गई। कौशल निगम में लगा दिए बच्चे। फौज की भर्ती में अग्निवीर आ गया, वहां भी कच्ची भर्ती। हरियाणा का नौजवान जाए तो जाए कहां?
बहरहाल तो नौकरियों का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा सभी पार्टियों के लिए खास बना हुआ है। जहां सत्ता में बैठी बीजेपी कहती है कि हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, 1 लाख से ज्यादा नौकरी दी है और ये आंकड़े हैं। तो विपक्ष का कहना है कि सब ठेकेदारी प्रथा को सिर्फ आगे बढ़ाने का ढकोसला है और नौकरी देने का काम अब हम करेंगे। विपक्ष की तरफ से कुछ नेताओं के जो बयान आए उसको बीजेपी आधार भी बना रही है, लेकिन बाकी तमाम दल जो है वो भी यही दावा कर रहे हैं कि हम इस बार जब सत्ता का परिवर्तन होगा, हम सरकार में आएंगे और 2 लाख नौकरियों को हम जरूर देने का काम करेंगे। अपने अपने तरीके से दावे और वादे किए जा रहे हैं। खास लड़ाई यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे पर दिखाई दे रही है। हालांकि इनेलो जजपा भी पीछे नहीं है, वो भी कहते हैं कि हम हरियाणा वासियों को नौकरी देंगे, हरियाणा के लोगों को नौकरी देंगे और हर हाल में सरकारी नौकरी सृजित की जाएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है प्रवीण अत्रे आपका। सुरेश रोड है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। डॉक्टर वीरेंद्र सिंधु हैं जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है डॉक्टर वीरेंद्र आपका। और अमनदीप केसरी है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अमनदीप आपका। अत्रे साहब, बहुत खास मुद्दा यह बन गया है विपक्ष के लिए और आप लोगों के लिए भी। आप भी कहते हैं कि आप सवाल उठाओ तो जवाब हम आंकड़ों से देंगे, तो नौकरियों पर जो आंकड़ा है विपक्ष उसको भी खारिज कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के असली चेहरे को अतुल भाई हरियाणा प्रदेश की जनता ने देख लिया है। जिस तरह से कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुलेआम मंचों से नौकरियां बेचने की बात कर रहे हैं। चाहे नीरज शर्मा की बात करें, चाहे उदय भांजी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात करें, लखन सिंगला जी की बात करें, कुलदीप शर्मा जी के पुत्र चाणक्य जी, ये लोग खुलेआम मंचों से बोल रहे हैं कि साहब अगर हमें सत्ता मिल गई तो हम नौकरियां बेचेंगे, हमें कोटा मिलेगा। हमारा कोटा है, कोई 2000 नौकरी का बताता है, कोई 1500 नौकरी का बताता है, और वो ये साफ कहते हैं कि साहब योग्यता के आधार पे नहीं देंगे, हम देंगे जो 50 वोट डलवाएगा उसकी नौकरी की सिफारिश करेंगे। तो ये खुलेआम कांग्रेस के विधायकों के द्वारा मंचों से कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सोच भी यही रही। कांग्रेस जब पहले सत्ता में थी, कांग्रेस के समय में यही होता था, नौकरियों की बंदर बांट होती थी, और हमारे पास बेशुमार उदाहरण पड़े हैं जो कांग्रेस के समय की नौकरियां माननीय कोर्ट ने रद्द करते हुए बाकायदा टिप्पणी की, जिसके अंदर पीटीआई की नौकरियां जब कोर्ट ने रद्द की तो बाकायदा टिप्पणी की कि किस तरह से सरकार ने अपने चहेतों को नौकरी देने के लिए एडवर्टीजमेंट निकलने के बाद शर्तों में बदलाव किया। ये माननीय कोर्ट की टिप्पणी है और कांग्रेस की सरकार में ये काम होते रहे। अब हुड्डा साहब कहते हैं कि साहब हम 2 लाख नौकरियां देंगे। पहले तो हमें कांग्रेस के चरित्र को समझना पड़ेगा। तो भाई आपको ध्यान होगा, जब हिमाचल में चुनाव चल रहे थे तो प्रियंका गांधी रैली में मंच से बोली कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1 लाख नौकरी हर साल देंगे। ये प्रियंका गांधी ने हिमाचल के अंदर चुनावी मंच से कहा। लेकिन जब सरकार आ गई, जनता इनके भ्रम में आ गई, जनता जो इन्होंने झूठ बोला, जनता ने उसको सच मान लिया और कांग्रेस की सरकार आ गई। अब लगभग 1.5-2 साल होने को आए, एक भी नौकरी का इश्तिहार एडवर्टीजमेंट सरकार की तरफ से जब नहीं दिया गया तो एक पत्रकार ने वहां के मुख्यमंत्री से इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपने वायदा किया था 1 लाख सरकारी नौकरियां हर साल देंगे। तो वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी सरेआम मुकर गए, बोले हमने नहीं कहा कि 1 लाख नौकरी दें। तो जिस पार्टी का चरित्र इस तरह का हो, जो पार्टी जब सत्ता में आ जाए तो नौकरियों की बंदर बांट करे, जो प्रदेश के काबिल युवा हैं, गरीब वंचित शोषित समाज के बच्चे जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मेहनत से नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस उनके अधिकार पे डाका डालती है और इनके विधायक उम्मीदवार जो है वो खुलेआम ये बात बोल भी रहे हैं। इनके एक विधायक तो अतुल भाई एक कदम आगे चले गए, शमशेर गोगी असम से चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि साहब अगर सत्ता आ गई तो पहले तो अपना घर भरेंगे, उसके बाद जो रिश्तेदार हमारी मदद करने आए हुए हैं हम उनकी चिंता करेंगे। मतलब प्रदेश के संसाधनों की लूट का खाका कांग्रेस के नेताओं ने पहले तैयार कर रखा है कि अगर हमारा दाव लग गया, अगर बिल्ली के भाग से चीका टूट गया तो किस तरह से इस हरियाणा प्रदेश के संसाधनों को लूटना है, यह भी कांग्रेस ने पहले तैयार करके रखा हुआ। तो जिस राजनीतिक दल की सोच युवाओं की योग्यता, युवाओं के भविष्य के बारे में इस तरह की हो कि नौकरियां बेचने की बात करते हो, प्रदेश के संसाधनों को लूटने की बात करते हो, अतुल भाई हरियाणा की जनता ऐसे लोगों को असली सबक सिखाएगी। उनका सही स्थान 5 तारीख को जनता अवश्य बताएगी। और मैं आपके मंच के माध्यम से जनता से अपील भी करूंगा कि जो लोग इस तरह से नौकरियां बेचने का मंसूबा पाले हुए हो,
जो युवाओं के हक पे डाका डालने का मंसूबा पाले हुए हो, तो हमारे प्रदेश की जनता को उनके सही स्थान को दिखाना जरूरी हो जाता है। और हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है अतुल भाई, राजनीतिक रूप ठीक से है, हमारे सुरेश रोड साहब जवाब देंगे। लोग अत्रे साहब ने सिलसिलेवार तरीके से उदाहरण देकर अपनी बात रख दी है। उनका कहना है कि नौकरी देने का वादा आप करें वो बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से वादा हो रहा है वहां पर जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। अतुल जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। नौकरी देने का वादा ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि 2 लाख रिक्तियां हरियाणा के सरकारी कार्यालयों में पड़ी हुई हैं इस समय, और भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने 10 साल में वो रिक्तियों को भरा नहीं है। ये कौशल रोजगार निगम के तहत भ्रष्टाचार के अड्डे को आगे बढ़ाते रहे, ठेके में नौकरियां देते रहे। वो एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि डिप्लॉयमेंट है वो, यानी इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को दिहाड़ी पे लगाया, रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया। प्रदेश में कानून व्यवस्था जो आज खराब हुई है, तो उसमें इसका बड़ा हाथ है। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी अभी अत्रे जी की बात सुन के। इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे कि इतने लाख नौकरियों की इन्होंने घोषणा की थी। जिस देश का प्रधानमंत्री, उनसे बड़ा तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं आज के समय में, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात करता हो, और आज तक उनसे एक चुहिया भी नहीं लगाई गई कहीं। और इस बारे में कोई भी हरियाणा में आके अमित शाह जी आए, कोई एक बयान भी नहीं दे पाए। उल्टा मुझे हैरानी हुई कि जैसे हमारे सम्माननीय नेता रणजीत सुरजेवाला जी के ऊपर कपड़ों को लेकर टिप्पणी की। ये देश के होम मिनिस्टर का काम है। आपने अगर रोजगार दिए होते अमित शाह जी, तो आप हरियाणा की इस वीर धरती पे आके ये कहते कि हमने 10 साल के अपने राज में, चाहे खट्टर साहब थे चाहे अब नायब सिंह सैनी, इतने रोजगार दिए हैं। आपके प्रधानमंत्री के मुख से जिस दिन हमने ये सुनने को मिला कि युवा जो है पढ़े लिखे वो पकोड़े तलें, तो हिंदुस्तान और हरियाणा तमाम जनता ने ये ठान लिया था कि ये सरकार, कुछ कहना चाहूंगा, ये जब तक इसको हम हटाएंगे नहीं, ये एक भी रोजगार अपने आप तो देगी नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे तब रोजगार मिलेगा। ये बहुत बारीकी की बात है, बहुत बारीक अंतर है दोनों बातों में। जैसे इन्होंने कहा कि हम नौकरी बेचेंगे, हमारे किसी भी विधायक ने बेचना शब्द इस्तेमाल नहीं किया अपने मुख से। ये बीजेपी की दे आर पुटिंग वर्ड्स इन आवर माउथ, ये इनकी सातिर चाल है, ये भ्रमित कर रहे हैं। और देखिए हमारी पारदर्शिता, देखिए जवाबदेही भी, क्रेडिबिलिटी भी, और हमारी ट्रांसपेरेंसी भी, पारदर्शिता भी, दोनों चीजें हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जो हमारे सबसे सीनियर नेता हैं प्रदेश में, उन्होंने 1 सेकंड सोचा भी नहीं। उन्होंने तुरंत कहा ये दोनों विधायकों के बयान पार्टी के बयान नहीं है। हम लोग टीवी पे आए प्रवक्ता सभी ने यही बात कही, यानी हम तो पारदर्शिता के साथ चलने वाले लोग हैं। और उन्होंने एक बात में तो वो सही है भाई, अगर प्रदेश में 2 लाख इस समय पद खाली पड़े हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार की तरह हाथ पे आदर के बैठेंगे नहीं। हम काबिल युवाओं से भर्ती विधान के तहत भरेंगे। जो भी प्रदेश में काबिल बहन और भाई होगा, जो मेधावी छात्र होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। और ये हमारा वायदा है, 7 वायदे पक्के इरादे, ये ऐसा निष्ठा के साथ किया गया वादा, इसको पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारे 2 विधायकों ने, मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है इस बात को मानने में, गलती से उनके कहने में बात ऐसे होगी कि 2 लाख रोजगार भरेंगे, तो भाई जो नीरज शर्मा जी के, गोगी जी के हल्के में भी काबिल मेधावी छात्र तो होंगे, काबिल पढ़े लिखे बहन और भाई भी होंगे। तो अगर कोई अपनी काबिलियत से 2 लाख, काबिलियत से तो ठीक है, काबिलियत पर किसी को उसमें आपत्ति नहीं स्थान है। साहब, आपत्ति ये है ना कि जब आप ये कहते हो कि नाम दे देना मैं लेके चला जाऊंगा, तब दिक्कत हो जाती है। ये बात गलत है उनकी। हाँ, और चलिए ये अच्छी बात है, रोड साहब ने खुद ये बात कही कि हाँ, अगर किसी के मुंह से निकला है तो गलत है। अत्रे साहब जल्दी से एक छोटा काउंटर करिए, उसके बाद देखिए अतुल भाई देखिए, अच्छा एक मिनट अत्रे साहब, 1 मिनट, रोड साहब कुछ और कह रहे हैं। हाँ, इससे अलग मैं एक बात और कहना चाह रहा था। 6000 की पेंशन का भी हमने तो वायदा किया है, वो भी देंगे। विधवा महिलाओं को भी 6000 पेंशन का प्रावधान है। ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत बहाल करेंगे।
और जो एक्सीडेंट में किसी कारण से विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी नहीं, मैं जानता हूं, आपके मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ा है और तमाम दर्शकों को अपने बताया भी है। 7 वादे, पक्के इरादे, उसमें जो चीजें थी वो आप करेंगे। ठीक है, प्लॉट की योजना खट्टर जी ने ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो आपका मैनिफेस्टो है, उसको आपने घोषित कर दिया है, वो सबको ऑलरेडी पता है। अत्रे साहब, छोटा सा काउंटर। मकान भी बना के अतुल भाई, पहली बात तो ये है कि जो वायदों की बात है, वायदे तो कांग्रेस ने हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना के चुनाव में भी किए थे। कोई एक वायदा पूरा किया हो तो यहाँ प्रवक्ता जरूर बताइए। दूसरी बात देखिए, ये कहते हैं कि अरे मत बोलो यार। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने ठेकेदारी पे बच्चों को नौकरी दी। पहले तो 1,44,000 पद पक्की सरकारी नौकरियां हमने 10 साल में दी, जबकि हुड्डा साहब अपने 10 साल में 86,000 से ऊपर नहीं जा सके। पहला जो कौशल रोजगार निगम की ये बात करते हैं, 1.25 लाख नौकरियां कौशल रोजगार निगम की 1,44 से अलग है। लेकिन ठेकेदारी प्रथा शुरू किसने की थी अतुल भाई? इन कांग्रेसियों ने। इन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों को लाके प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए बच्चों को नौकरी देना शुरू किया। भाई, हमने तो उन प्राइवेट ठेकेदारों को बाहर किया क्योंकि बहुत सी शिकायतें आती थी। हमने बाकायदा सरकार का कौशल रोजगार निगम के नाम से एक निगम बनाया। आपने शुरू किया था ये प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए नौकरी देना, हमने शुरू नहीं किया था। अब ये कहते हैं, देखिए साहब, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोज। मोदी जी ने तो बाकायदा यूएसए के अंदर, यूएन के अंदर बोलते हुए भी बताया कि हमने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पे मेरे कांग्रेसी मित्र एक नजर डाल ले तो इनको पता लगेगा कि भारतवर्ष के अंदर कितने लोगों को रोजगार मिला जिनका प्रोविडेंट कटना शुरू हुआ आफ्टर 2014। लेकिन हरियाणा की फिगर मैं बता देता हूं, 37 लाख से ज्यादा युवा प्राइवेट निजी उद्योगों में समायोजित हुए पिछले 10 साल में हरियाणा में। मैं सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट निजी उद्योगों की बात कर रहा हूं। तो हरियाणा सरकार ने जिस तरह से रोजगार सृजित किए, बिना पर्ची बिना कर्ची सरकारी नौकरी दी। अब ये कहते हैं हमारे 2 विधायक है साहब। नहीं, मैं जवाब दूंगा इस विषय पे। मत बोलिए। देखिए, मान लीजिए, अरे सुनो, अब इनको तकलीफ होनी शुरू हो गई है। मैं इस कांग्रेसी प्रवक्ता को निवेदन कर दूंगा, अगर ये बीच में अब इनकी सच्चाई सुन लीजिए। ये कहते हैं कि हमारे 2 विधायकों के बयान को आप निजी मान लो, जो नौकरी बेचने की बात कर रहे हैं। भाई, नौकरी कैसे बेचते हैं? जब नीरज खुलेआम ये कह रहा है कि मेरे हिस्से 2,000 आएगी, 50 वोट पे 1 नौकरी की सिफारिश करूंगा, ये बेचना नहीं तो क्या है? पहली बात, मैं 2 अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनके अलावा लखन सिंगला की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी यही बात बोली। उदय भान जी आपके अध्यक्ष है, उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने भी यही बात बोली। कुलदीप शर्मा जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी यही बात बोली। उनके पुत्र चाणक्य शर्मा की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी यही बात बोली। सारे बढ़ने की बात की इकट्ठे होके अगर सरकारी नौकरी बेचने की खुलेआम मंच से बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपने मीटिंग में बैठ के तय किया होगा, हुड्डा साहब ने कहा होगा कि बेचो खुल के, क्योंकि हम पहले भी बेचते थे, अब भी बेचेंगे। ठीक है, वो बेचने की बात कर रहे हो। ठीक है प्रोफेसर वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र, अब सवाल इस बात का है कि किसके दावे और किसके वादे को हम सच माने, क्योंकि आप भी सरकार में हिस्सा थे। आरोप अगर लगेगा तो आप पर भी लगेगा कि ठेका प्रथा में आप भी शामिल थे और अब आपको उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ना है। कांग्रेस कह रही है कि हम ही पूरा कर पाएंगे वादा, जिम्मेदारी कुछ आप लोगों की भी होगी पूरा करने की वादा, तो कि आप भी आएंगे सरकार में तो नौकरी देंगे। देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जिस तरीके की स्टेटमेंट आप भी दी, ये केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने ये लोकसभा में स्वीकार किया है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। एक ऐसा प्रदेश जो दिल्ली के तीनों तरफ है, इतना पढ़ा लिखा प्रदेश, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। ये खट्टर सरकार की और बीजेपी सरकार की वजह से हरियाणा में हो पाया। अत्रे जी ने राजनीतिक चरित्र की बात की कि राजनीतिक चरित्र किस तरीके के वादे करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, और जो उन्होंने किया था उसके बावजूद 10 साल से ये 10 साल हरियाणा में सरकार है, 10.25 साल से केंद्र में सरकार है। इन्होंने कहा पर्ची और खर्ची की सरकार थी। अरे पर्ची और खर्ची की सरकार थी तो आपने क्या किया? आप तो बड़ी घोषणाएं करते थे, वाड्रा को जमीन घोटाले में अंदर डाल देंगे, जिन्होंने पर्चियां दी हैं, खर्चियां दी हैं, पैसे में नौकरी दी हैं, उनको पता नहीं क्या कर देंगे। आपने कोई एक एविडेंस ईडी से, सीबीआई से इकट्ठा किया? दूसरी तरफ एक अमित शाह के बयान से ये बात तो सच्चाई पता लग गई कि हरियाणा में नौकरियों का कितना मूल है। 35 लाख के हिसाब से उन्होंने मूल बताया, और 10 साल में 35 लाख के हिसाब से ही नौकरियां हरियाणा में बेची गई हैं। हरियाणा को इन लोगों को रोजगार नहीं मिला, ये नौकरियां भी गुजरात वालों को,
बाकी और प्रदेश के लोगों को मिली है। इतना बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि इसमें तो सच्चाई है। वो प्रदेश जहां पे सबसे इतने होनहार लड़के लड़कियां हैं कि कितने % मेडल लेके आते हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि दूसरी तरीके से 10% से ज्यादा डिफेंस में सभी में है, लेकिन वो बच्चे नौकरियों में नहीं आ पा रहे। नौकरियों में बिहार के बच्चों को लगाया जा रहा है, गुजरात के बच्चों को लगाया जा रहा है, कमीशन के चेयरमैन बाहर के लेके आ रहे हैं। दूसरी किस तरीके का हाल बुरा हाल कर दिया है। और आप सोचिए निगम बना के जो निगम बनाया, आप किस तरीके से संविधान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। आरक्षण का जो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 16 में है, बिना किसी को कितने लोगों को हक मारा गया और सभी लोगों को एक आदमी की कलम से सिर्फ पैसे लेके नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। और जिस तरीके से बेरोजगारी में सबसे ऊपर ये लेके गए हैं, उसी तरीके से हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में हाल करेगी। 2014 से भी गंदे रिजल्ट, पहले के जो गंदे आते थे इतने ही रिजल्ट आएंगे। 10 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाएगी। ये 2014 में अच्छे रिजल्ट आए थे 2014 से, लेकिन मेरा पहले से याद आया 6 महीने पहले तो आप भी सरकार में ही थे, तब याद नहीं आया था ये सब। सरकार में एचपीएससी में हमारा कोई सदस्य नहीं था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हमारा कोई सदस्य नहीं था। हमने दूरी बनाई, जिस तरीके से नौकरियां दे रहे थे हमने दूरी। आप बताइए 7 मेंबर थे, हमने नहीं एक्सेप्ट किया वहां पे, क्योंकि जिस तरीके से नौकरियां लगा रहे थे हमने नहीं एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से ये बड़ी बात है अतुल जी। एक भी बार इन्होंने बड़ी बात तो मुझे ये दिखाई देती है कि सरकार में आप रहकर दूरी कैसे बना सकते हैं, और बना रहे थे तो सरकार से दूरी बना लेते। ये गलत होता रहा और आप देखते रहे दूरी बनाकर। हम एक मिनिमम प्रोग्राम के तहत आए थे, हमने इनसे लिखवाया था वो घोषणा पूरी करने का। बाकी हमें पता था इन्होंने उससे पीछे 5 साल कैसे नौकरियां दी हैं, कैसे नौकरियां। इसका जवाब मैं अत्रे साहब से एक बात कहूंगा। हाँ, बोलिए। एक बात मैं कहना, हमारे 10 विधायक थे, हम आप एक पूछिए क्या हमारा एक एसएससी का पद नहीं बनता था, क्या हमारा एचपीएससी में पद नहीं बनता था। हमें पता था किस तरीके से भ्रष्टाचार नौकरियों में करे। हमने इनसे दूरियां बनाई और नकेल कस के रखे और हमारे डिपार्टमेंट में हमने काम करवाई। देखिए आपकी दूरी बनाने पर अमनदीप हंस रहे हैं। बहरहाल अत्रे साहब इसका जवाब दें, उसके पहले मैं चाहूंगा कि अमनदीप का एक कमेंट हो जाए, उसके बाद अत्रे साहब। अमनदीप भाई 3 पार्टियों को सुन लिया, एक बीजेपी को सुन लिया, एक कांग्रेस को सुन लिया और एक जेजेपी जो कि बीजेपी के साथ सरकार में थी उनको भी सुन लिया। अब आप बताइए क्या है सच्चाई। नहीं, मैं देखिए सच्चाई, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा जेजेपी प्रवक्ता को। उन्होंने सच्चाई कबूल करी कि जब वो सरकार में थे उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी भर्तियों में अनियमितताएं बरत रही हैं, लेकिन वो फिर भी चुप रहे। उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को, गरीबों को, कमीरों को कुचलने का प्रयास कर रही है, वो फिर भी चुप रहे और दूरी बना करके भारतीय जनता पार्टी के इन निर्णयों से रखी उन्होंने। ये उन्होंने कबूला, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई के पात्र हैं बड़े भाई। उन्होंने ये आपकी डिबेट पर लाइव कबूला, तो उन्हीं की दूरी, जैसे उन्होंने जितनी भी कुशासन कुरीतियां भारतीय जनता पार्टी की थी सरकार में रहते हुए भी उन्होंने बिल्कुल आवाज उनके खिलाफ नहीं उठाई, तो आज जनता ने उनसे दूरी बना ली है और ये आपकी डिबेट पे कबूल लिया है। बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र मैं बार बार कहूंगा भाई। अब दूसरी बात है कि जो प्रवीण अत्रे जी से मैं शुरुआत करूं। देखिए अतुल जी, नौकरियां देना, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर सुधारना, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना, सबसे पहले पार्टी के मानसिकता से पता लगता है। जो पार्टी नाकाबिल लोगों को मंत्री मुख्यमंत्री बना दे, जो पार्टी ने ये नहीं बताया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, फिर उसको मुख्यमंत्री बता दिया, जिस पार्टी ने सांसद को 9.5 साल बाद एकदम से मुख्यमंत्री बना दिया, तो यानी कि जिन पार्टी की खून के अंदर ये है कि भाई नाकाबिलियत को आगे लाना है और काबिल लोगों को पीछे रखना है, वो कभी भी नौकरियां और नहीं दे सकते काबिलियत के आधार पर। और इसके लंबे सारे उदाहरण है। ये बिना पर्ची बिना खर्ची के गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का उदाहरण, वो इनके मुंह पर तमाचा है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के किस प्रकार से ये काम करते हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है और ये बार बार पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिया हरियाणा प्रदेश में। तो ये बेरोजगार जो घूम रही है जनता, ये जो बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश की है, तो ये कौन है? आपने किसको रोजगार दे दिए? इन्होंने 37 लाख बोला कि हमने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में खाते खुल गए हैं 2014 के बाद हरियाणा के अंदर। अब 37 लाख के अंदर कितने लोग हरियाणा से बाहर के हैं? आज मुद्दा हरियाणा की नौकरियों का चल रहा है कि हरियाणा में रोजगार आपने कितना सृजन किया, हरियाणा के लोगों को कितना रोजगार दिया। लेकिन ये पूरे देश के डाटे को सम्मिलित कर लेते हैं
कि हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव जैसे शहरों में बाहर के कितने युवा एम्प्लॉयड हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कभी भी प्राथमिकता पे भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहा कि देश के युवाओं को नौकरी देना है, देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है। अगर उनको काम मिल गया तो ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा कौन समझेगा, ये दंगे कौन करेगा, ये जाति पाति की बात कौन करेगा, वो तो काम में लग जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, ये प्राथमिकता है कि उनको काम नहीं देना है, उनको तो बंधुआ मजदूरी और उसके पे लोग रख लेने हैं। और उसके उदाहरण है, चाहे आप किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, काले कानून आए थे, इनकी नीतियां हमेशा से उस प्रकार की हैं कि पूंजीपतिवाद को बढ़ावा देना है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को अपने पार्टी में टिकट देना है। नवीन जिंदल जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तो उद्योग लगाते हैं, हरियाणा में नहीं लगाएंगे। कैप्टन अभिमन्यु छत्तीसगढ़ में काम करेंगे, हरियाणा में नहीं काम करेंगे। वोट यहां से लेंगे, नेता यहां पर बनेंगे, यहाँ के युवाओं को बेरोजगार रखेंगे। यहाँ का युवा मजबूर है अपनी जान पर खेल करके विदेशों में जाकर के छुपता है, और विदेशों में जाकर के छुपने के बाद भी इन पार्टियों का सहारा नहीं मिलता उसको फिर अपनी इंडियन नेशनल लोकदल का सहारा लेना पड़ता है, जो केवल एकमात्र पार्टी है कि जो हरियाणा के युवाओं का हक की बात करती है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े बड़े कसीदे हैं, मेरे भाई सुरेश गौड़ जी ने पढ़ी, आप नौकरियां उठाकर देख लीजिएगा। वो तो ऐसे महान वकील हैं कि जितना उन्होंने नौकरियां दी उससे ज्यादा तो बेरोजगार हो गए, अगली सरकार ने निकाल दिए, तो कोर्ट की भर्तियों में निकाल दिए क्योंकि इतनी अनियमितताएं भर्ती। वो तो रोजगार देने से, बेरोजगारी से भी बुरा मजाक है लोगों के साथ। जो एक बार नौकरी लग गया, जिसका बेचारे का रिश्ता पक्का हो गया और वो शादी होने वाली थी उसकी, और उधर से लेटर आ गया, उसको निकाल दिया गया। कितनी बुरी हालत है युवाओं की। तो ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारनामे। एक नौकरी की बात नहीं है, हजारों प्रकार के इसी तरह, और 5 जातियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रकार से ठगा कि मैं आपको स्पेशल बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन दूंगा। इतना खुद वकील होते हुए जो अपने आप को कहता है मैं वकील हूं, इसको कानून का ज्ञान नहीं है क्या? इतना बुरी तरीके से इसने रिजर्वेशन दिया कि वो कोर्ट में एक दिन नहीं ठहर पाया। और जो युवाओं ने उनके तहत नौकरी जिनको बेचारों को मिली थी, उनके हकों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये कांग्रेस के मेरे साथी हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से बता देंगे। और युवा बिल्कुल समझते हैं इस बात को कि ये जो ढकोसले हमें दिखा रहे हैं, ये जो झूठे वायदे हमें दिखा रहे हैं, ये कभी पूरे होने वाले नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो एक और काम भी किया कि मेरे जैसा जो किसान छोटा सा, जिसको नहीं भी नौकरी मिली थी, उसके गुड़गांव के आसपास, उससे उसकी जमीन छीन ली। अब वो अपनी ही जमीन के ऊपर जो फ्लैट होटल बना हुआ है उसके बाहर चौकीदारी कर रहा है। उसका तो ये हक रखा उन्होंने कि कम से कम उसकी जमीन का उसको हक तो दे देते, वो भी उससे छीन लिया। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से क्या हरियाणा का युवा को उम्मीद करनी चाहिए कि नौकरी मिलेगी? क्या हरियाणा का युवा इनसे उम्मीद करेगा कि नौकरी ये दे देंगे? हरियाणा के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर तो इंडियन नेशनल लोकदल के शासन में रही, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे प्राइवेट नौकरियों के सृजन की बात हो। और जो आज बड़े बड़े शहर हरियाणा के युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं, वो किसकी सोच से यहाँ पे डेवलप हुए? वो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल की सोच से। क्योंकि हमें सिर्फ हरियाणा की जनता को जवाब देना है। हमने कोई केंद्र के बैठे हुए दफ्तरों के अंदर अपनी टैचियां नहीं पहुंचानी, वहां पर अपना फंड पूरा नहीं करना, जो बजट उन्होंने हमें दिया हुआ है टारगेट पूरा करने के लिए। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। अत्रे साहब, भाई अमनदीप केसरी ने बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी तीनों का काला चिट्ठा खोल दिया। देखिए अतुल भाई, मैंने बड़े आराम से अमनदीप जी को भी सुना और जेजेपी प्रवक्ता को भी सुना, और मैं उम्मीद करूंगा मुझे भी बड़े आराम से सुने। मुझे तो हैरानी हुई है कि देखिए एक प्रवक्ता किस तरह की सोच रखे हुए। वो ये कहता है कि साहब आपने एक पिछड़े वर्ग के गरीब किसान परिवार के बच्चे को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? अरे साहब इन्होंने, मैं तो ऐसे कहा नहीं, मैंने कहा अनियमितता से बनाया भाई। मैंने पहले कहा था कि आप नहीं तो आप गलत ना ट्विस्ट ना करें ना, मेरे आप अपनी बात करें, मेरे बयान को मत छेड़िए। नाकाबिल तो आपने कहा ही था ना। हाँ, नाकाबिल का है, नाकाबिल का है। मैं नाकाबिल पे स्टैंड करता हूँ, नाकाबिल पे स्टैंड करता हूँ। तुम जी नाकाबिल पे कार्यकर्ता है, आगे पिछड़े पार्टी का विषय है, किसी और को आपत्ति नहीं होगी। बहरहाल सर देखिए, मेरे उन्होंने गुजारिश भी की थी कि जब बोले तो आप ना बोले। नहीं अतुल जी, आप गलत शब्द बोलने दे रहे हैं हमको। मैंने नाकाबिल कहा था, नाकाबिल बोले भाई, नाकाबिल कहा था उन्होंने। अत्रे साहब, उन्होंने नाकाबिल कहा था ना, ऐसा नहीं कहा था। अगर झूठ बोलेंगे मैं बीच में टोकूंगा, सीधी सीधी बात करें। जब आप इतनी कथा बोल रहे थे, मैं एक शब्द बोला, एक शब्द नहीं झूठ में बोलो ना आप। मैं कह रहा हूँ नाकाबिल पे टिकता हूँ, मैं नाकाबिल पे टिक रहा हूँ, आप झूठ मत बोल रहे। नाकाबिल बोला मैंने।
जब आपका आप बोले कि नाकाबिल अरे मुख्यमंत्री। भाई मैं अमनदीप समर्थन हो गया करूंगा हो आपकी गया हो बात। गया अरे रुक जाओ, वो उन्होंने सुन जब लिया कि आपको आपने अपना समय नाकाबिल मिलेगा कहा। ना, तब आप साबित कर देना मैंने झूठ बोला या सच आप बोला। मेरे जब बयान आपको को समय मिला- झूठ अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, अपने समय पे साबित कर देना मैंने झूठ बोला या सच बोला, बीच में मत बोलो। मैं ये कह रहा हूं अपने समय पे कर देना साबित। अब देखिए, एक आदमी खुल्लम खुल्ला बैठ के कह रहा है कि साहब आपने एक पिछड़े गरीब किसान परिवार के बच्चे को फिर वही बात है यार। बना दिया, क्योंकि ये आप- अतुल जी, वैसे आपका दायित्व है ये रोकना यार। अरे मेरा ये तो कोई मेरा बात नहीं दायित्व हुई। मेरा दायित्व नहीं, ये ये है तो कि झूठ मैं बोल- आपको भी रोकूं मैं- और जो मैं भी ये कह रोकूं रहा और हूं जो कि उन्होंने अतुल कहा है। प्रताप- एक मिनट मैं एक कह रहा हूं कि मिनट परवीन एक मिनट अमनदीप भाई, अमनदीप केसरी ऐसे नहीं भाई, अब आप फंस रहे हैं तो ऐसे नहीं। जो जो उन्होंने कहा उसको आप बाद में साबित कर दीजिएगा कि आपने ये नहीं कहा है। अभी अभी तो उनको सुनने दीजिए। अरे अपने समय पे कर देना ना भाई, हाँ, इसको झूठ साबित। बोलिए अतुल साहब जल्दी से। आपने खुद कहा कि आप एक नाकाबिल आदमी- अरे मैंने नाकाबिल कहा, मैं नाकाबिल पे स्टैंड करता हूँ, मैं नाकाबिल बोला, ये क्या बात है? भाई अगर अमनदीप नहीं डिबेट ये क्या करने बात का है यार? भाई ऐसा अमनदीप यार आप ऐसे कैसे आप एक झूठ सेकंड क्यों बोल अत्रे रहे हैं? साहब अत्रे साहब मैंने अत्रे नाकाबिल साहब कहा, अत्रे साहब एक रिकॉर्डिंग मिनट चला लो, अत्रे साहब एक मैंने मिनट नाकाबिल एक मिनट कहा। अमनदीप अपने समय पे अब साबित आप कर देना। जानबूझकर टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नहीं, कह दिया कि नहीं, नाकाबिल ही कहा है आपने। अमनदीप केसरी नहीं, उन्होंने मान अगर लिया, मैंने वो कहा- कह रहे हैं कि नाकाबिल ही कहा है आपने और नाकाबिल के वो व्याख्या कर रहे हैं। तो फिर वो ये बोल आप तो कैसे रहे हैं बोलने नाकाबिल। दे कि अमनदीप ने ऐसा कहा? उन्होंने बोला अभी। एक बात चलो मुझे अब उनको सुन दे। हाँ नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग के हैं, गरीब किसान परिवार के हैं, उनको आपने नाकाबिल बताया है। अपने समय पे ठीक कर लीजिएगा अगर मैंने झूठ बोला है। अब दूसरी बात देखिए क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि साहब देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। ये झूठ लगातार विपक्ष बोलता है, जबकि परिवार पहचान पत्र जिसका डाटा जो जनता ने स्वयं घोषित किया हुआ है कि मेरे पास रोजगार है या नहीं है, वो डाटा कहता है 6.5% बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में। एनएसओ कहता है 6.5% है। आपके नीति केंद्रीय आयोग मंत्री कहता है रिपोर्ट क्यों 6.5% देते हैं? है। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए यहाँ पे जेजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ी गजब बात की कि साहब अगर हुड्डा ने अपने समय में नौकरियों में बंदरबाट की थी, भ्रष्टाचार किया था, तो आपने क्या किया। हालांकि मुझे जेजेपी का सवाल का जवाब देना नहीं बनता क्योंकि इस पार्टी का कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2021 के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में 2013 के अंदर जो एचसीएस भर्तियों के अंदर हुड्डा साहब ने बंदरबाट की थी, उसके जांच के आदेश दिए, जांच चल रही है उसके मित्र। आपको जब 10.5 जानकारी साल ना हो ना, 10.5 साल 2021 साल अरे भाई अब सुन लो आगे, अपने ज्ञान की वृद्धि करो, 10.5 अपने साल ज्ञान की 10.5 अरे साल क्या ज्ञान आदमी है ये, क्या 10.5 साल जान। अरे अपने नहीं, अपने साढ़े ज्ञान की साढ़े वृद्धि 10 साल कर ले। नहीं हुआ है। 10 साल। साल की तो सरकारी टोटल है जिसमें 4.5 आप थे, 10.5 कहां से हो अच्छा जाएगी? बताइए अतुल भाई एक झूठ लगातार और बोला जाता है कि साहब देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। एक वीडियो कहीं कोई सुनवा दे मुझे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 15 लाख खाते में आप आएंगे। अपने दिल पे हाथ रख के कह दो, अरे भाई आप वीडियो सुनवा दो यार, आपके पास आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दो, सोशल मीडिया है भाई, आप सोशल अपने दिल मीडिया पे हाथ है। रख के कह दो, बताओ ठीक है उन्होंने ना? कब कहा कि आपको 15 लाख आप रुपए अपने दूंगा दिल मैं। पे हाथ रख के अरे कह दो, भाई ठीक यार है क्या ना? इंसान है यार, इनके साथ कौन बहस करे। अच्छा आप दूसरी अपने बात, दिल पे हाथ देखिए, रख के कह दो। अब सवाल ये आता है कि जब यहाँ पे बैठ के स्वयं को किसान प्रोदा दिखाने का प्रयास होता है, स्वयं को ये दिखाने का प्रयास होता है कि बड़े किसान मसीहा हैं ये वो लोग हैं, जब सत्ता में थे इनकी गाड़ियां बड़ी होती चली गई, किसान का पेट पीठ से लगता चला गया और इनके शहरों में बंगले बनते चले गए। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के अपने आप को किसान मसीहा बताते हैं। इनसे एक सवाल पूछिए कि आप कह रहे बेरोजगारी से भी, जब आप सत्ता में थे कितनी नौकरियां दी थी, बताइए आपने कितनी नौकरियां दी। जब खुद सत्ता में थे तो नौकरियों का क्या हाल किया हम सब जानते हैं। जब सत्ता में थे किसान की सुध नहीं ली, हालात ये हुए किसान आंदोलन हुए, गोलियां चली, 9 किसान मारे गए। यहां बैठ के किसान मसीहा बताने का प्रयास करते हैं। हमने किसान की खेती को जोखिम फ्री किया अतुल भाई। जिस किसान को मात्र 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था 2014 से पहले, हालांकि हुड्डा साहब ने 10,000 का वायदा किया, घोषणा की, लेकिन वो भी आगे हमने दिया। 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता है किसान को। हुड्डा साहब के 10 साल में प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल अगर खराब हो जाए मात्र 1158 करोड़ रुपए 10 साल में। हमने 13,500 करोड़ रुपए किसान भाइयों को मुआवजा दिया है कि किसान के ऊपर बोझ ना पड़े। ड्रिप इरिगेशन के ऊपर 85% सब्सिडी मिलती है, इनके टाइम में 60% थी। हमने किसान की खेती जोखिम फ्री करने के लिए किसान खरीदने वाला हरियाणा एकमात्र प्रदेश था। हुड्डा साहब जब सत्ता में थे, धान और गेहूं के अलावा बताइए कौन सी फसल एमएसपी पे खरीदी थी। इंडियन नेशनल लोकदल 6 साल सत्ता में रही है, 1 साल को अगर मैं छोड़ दूं, 1 साल बाजरा जरूर इन्होंने खरीदा, उसके अलावा बताइए कभी इन्होंने किसान की धान और गेहूं के अलावा कोई खरीद की है। ये सरकार किसान की सरसों हो, बाजरा हो, सूरजमुखी हो, 14 फसलों पे एमएसपी का लाभ देना, और अब 24 फसलों पे किसान को एमएसपी का लाभ मिलेगा, ये सुनिश्चित कर दिया। ठीक है, जिस सरकार ने अत्रे साहब, हाँ, ठीक है, अब इसका जवाब लेते हैं। रोड साहब, भाई बीजेपी जो कि सत्ता में है और उससे आप सबको लड़ना है, वो आप लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहिए, राजनीति में वो भी लगाते रहे विपक्ष में रहकर, और अब आपकी बारी है।
लेकिन आप पर विपक्ष में रहते हुए विपक्षी और पार्टियां और गंभीर आरोप लगा रही हैं। अमनदीप ने जो कहा वो बड़ी गंभीर बात है। वो कह रहे हैं कि नौकरी तो छोड़ो, जमीनें तक छीन ली। देखिए, पहले तो मैं अत्रे जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने गेहूं और धान की बात की कि एमएसपी उसी पे दिया गया। तो हरियाणा में इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि गेहूं और धान की ही फसल ज्यादा होती है। अरे सरसों भी होती है भाई, बाजरा भी होता है। साउथ हरियाणा में जाओ, आपने 14 फसलों की जो बात की, 10 फसल और बढ़ाई। अच्छा, उसमें नारियल है। रोड साहब कितने एकड़ में होती है, कितने एकड़ में धान होती है हरियाणा में, और कितने एकड़ में फुट की फसल है। बाजरा कितने एकड़ में बोया जाता है, एक बार आपको जानकारी है? आपके और मेरे इलाके में धान होती है। अत्रे साहब बोलने दीजिए, अत्रे साहब बोलने दीजिए प्लीज। हाँ अत्रे साहब ऐसे नहीं प्लीज। तो गेहूं और धान की बात छोड़िए आप, तो कहीं भी हरियाणा में पैदा नहीं होता, किसी भी जिले में। बताओ, नारियल के ऊपर फसल दे दी, नारियल की फसल के ऊपर दे दी एमएसपी। फसल का नाम नहीं बताते। अरे 24 में 5 फसलें ऐसी हैं अतुल भाई जो हरियाणा में नहीं होती। 19 फसलें हरियाणा में होती हैं, कम या ज्यादा मत पीछे फसल है। अरे अब जो हो रही है तो उस पे दो ना, 1 किलो भी। हम तो एक पे दे रहे हैं भाई। जो हरियाणा का किसान बोएगा उसको ऊपर एमएसपी का लाभ देंगे। सुनिए अत्रे जी, इसका परिणाम क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आपको समस्या जो आएगी, क्या समस्या तो आएगी, सरकार आपकी जारी है, आपको ये फैसले करनी पड़ेगी। आपके मुंह से सच निकल गया रोड साहब। साउथ इंडिया से कोई अगर नारियल की फसल यहाँ लेके आएगा, उसको हरियाणा का पैसा, और यहाँ के जो धान और जीरी पैदा करता है हरियाणा का किसान, उसकी फसल पे कुछ नहीं देंगे। एक अरे आपको यार देखो यार कमाल है। देखो रोड साहब, आप आपको पता है भर्ती के बारे में क्या है? केंद्र जो है जब यूनिट देता है धान खरीदने की, गलत गेहूं खरीदने की, वो लेकिन केंद्र में सैंक्शन होती है दोस्त, वो दूसरी जगह पैसा नहीं खर्च हो सकता। अत्रे साहब प्लीज कंटिन्यू करने दीजिए उनको। हाँ, इन्होंने भर्ती के बारे में बात करते हुए पर्ची और खर्चे की बात, मैं बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। इन्हीं के भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भारत भूषण भारती, इन्हीं की सरकार ने हटाए थे भ्रष्टाचार के लिए। वो रंगे हाथों पकड़े गए भ्रष्टाचार करते। ये फिर गलत बोल रहे हैं, ये फिर गलत बोल रहे हो। वो मामला अलग था जब, अरे वो मामला लेकिन तो बात ही नहीं थी। सरकार ने हटा के जांच करवाई उसकी, वो भर्तियों से रिलेटेड संबंध नहीं था उसका। इसी तर्ज में पकड़े गए जैसे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे की तरफ देखता हुआ 2 लाख रुपए पकड़ता हुआ हाथ में रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो जो पार्टी पर्ची और खर्ची लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, वो बिना खर्चे और बिना पर्ची की बात करते हैं। इनकी खासियत झूठ से काम चलेगा आपका। भारत भूषण भारती वाला विषय क्या था, उसका नौकरियों से क्या लेना देना था? एक इन्होंने बात की थी, काला धन वापिस लाने की क्यों नहीं लेके आए, और ये दूसरे पार्टी के पता 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर हुआ है। बात की 15 लाख को इन्होंने कहा कि एक भी वीडियो दिखा दो। अमित शाह जी की वीडियो है, उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव में जुमले हुआ करते हैं। अगर मोदी जी ने नहीं कहा था तो आपके तथाकथित चाणक्य ने ये बात क्यों बोली? इसका मतलब आपने 15 लाख की बात भी बोली थी। अमनदीप केसरी भाई यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से इन्होंने अमनदीप केसरी को बिना मतलब घसीटने की कोशिश की, ये इनका सातिर अंदाज प्यार नजर आ रहा है रोड साहब, बड़ा प्यार नजर आ रहा है एनडी से। मिले हुए हो आपस में, मिले हुए हो? नहीं, आप मिले हुए हो लगता है। वो कह रहा हूँ कि आपने ऐसे तो बीच में घसीटने का काम किया। अमनदीप केसरी बिल्कुल सही बात कह रहे थे। देखो अमनदीप ने फिर एक और बात भी कही है, वो भी सही थी क्या? मैं वो भी पूरी करता हूँ। देखिए, अमनदीप केसरी ने क्या कहा कि जो मुख्यमंत्री है वो कामयाब मुख्यमंत्री नहीं है। यही बात या किसी समाज का हवाला देकर। भाई आपकी तकलीफ यही है, पिछड़ों से, दलितों से। एक मिनट में पूरी कर रहा हूँ अतुल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप किसी समाज का हवाला देकर किसी समाज के कारण हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर किसी नालायक मुख्यमंत्री को नहीं बिठा सकते। आप नालायक कह रहे हो, फिर वही बात है, आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि ना आप किसी पिछड़े को बर्दाश्त कर सकते हो, ना किसी दलित को बर्दाश्त कर सकते हो। एक ऐसा पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जिसने 56 दिन के अंदर 126 जनता के हित में निर्णय लिए, वो आपको नालायक नजर आ रहा है?
रोड साहब 56 दिन का काम है उनका, आपके 10 साल के काम पे भारी है वो 56 दिन। आप उसको नालायक कह रहे हो केवल इसलिए क्योंकि आप जो है पिछड़े वर्ग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उस आदमी को नालायक बता रहे हो जिसने 56 दिन के अंदर वो काम करके दिखाए जो आप 10 साल में नहीं कर सकते। मेरी बात आप उसको नालायक बता रहे हो। एक सेकंड की बात है मेरी, सिर्फ नहीं, आप उसको इसलिए नालायक बता रहे हो क्योंकि आप अब्दुल साहब एक मिनट, वो खत्म कर रहे हैं, अपनी बात खत्म कर रहे हैं रोड साहब। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कोई व्यक्ति अगर नालायक है वो हरियाणा प्रदेश के लिए भी खतरनाक है और वो अब्दुल भाई मुझे मौका दीजिएगा इसका जवाब देने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वो पार्टी तय करती है, पार्टी के लोग तय करते हैं, वो आपका भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है, उसमें लायक और नालायक का तो पैमाना आप कैसे तय कर सकते हैं। बहरहाल आऊंगा तो सब आऊंगा, उसके बाद बोलिएगा। एक लाइन बस, एक लाइन। अच्छा जल्दी से संक्षेप में। नायब सिंह जी को मात्र 56 दिन काम करने का मिला, कोड ऑफ कंडक्ट में फिर उनका समय चला गया और 56 दिन के अंदर 126 निर्णय उन्होंने जनता के हित में लिए हैं। चाहे 500 रुपए का सिलेंडर गरीब महिलाओं को देने की बात हो, चाहे किसानों को 2000 रुपया बोनस देने की बात हो। ठीक बात है अब्दुल साहब, समझ गया। 56 दिन में जो काम उन्होंने किए हैं उसको आप आधार बनाएंगे और उसी के बीच में जनता के बीच में आप जा भी रहे हैं। बहरहाल प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र, हो गया भैया, हो गया अत्रे साहब, हो गया भाई, हो गया। अब इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ रोड साहब सुरेश रोड, हो गया भाई, हो गया। और लोग भी बैठे हुए हैं, उनकी भी बारी है। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र, अब यहां पर प्रश्न ये होगा कि आप भी सत्ता में थे और अमनदीप भी कह रहे हैं कि आपसे भी जवाब चाहिए। आपने एक चीज तो स्वीकार कर लिया कि आपने दूरी बनाई, लेकिन दूरी बनाकर आप गलत होते हुए देख रहे थे, ये उससे बड़ी गलती है। इसका जवाब क्या होगा? देखो अतरे जी ने एक बात कही, मतलब 56 दिन में 126 निर्णय लिए, कितने बड़े बड़े। तो 126 निर्णय में से 125 निर्णय उन्होंने खट्टर जी के बदले। इससे एक बात तो सच है कि या तो खट्टर जी नाकाबिल थे या नायब सिंह जी नाकाबिल, दोनों में से एक तो नाकाबिल जरूर थे, तभी तो डिसीजन बदले गए। दूसरी बात, जो आदमी, जो सरकार पर्ची से मुख्यमंत्री डिसाइड कर सकती है कि ये सीएम बनेगा राजस्थान का, ये हरियाणा का, ये बनेगा मध्य प्रदेश का, वो आदमी वो कैसे कैंडिडेट लगाएगी हरियाणा में? आप सोच लीजिए। जो पार्टी कैमरे के सामने मेयर के चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है, पूरे देश के सामने मेयर का चुनाव ही खरीद सकती है, वो पार्टी कितनी गड़बड़ियां करेंगी आप पता लगा सकते हैं इस बात का। इतना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियों में किया है, इतना बुरा हाल इन्होंने प्रदेश का किया है, वो सबके सामने है। और इस चुनाव के बाद इसके परिणाम भी मिल जाएंगे। और पर्ची देखिए, एक सरकार में पर्ची और खर्ची चलती थी, लेकिन यहाँ पे तो खर्ची ही चलती थी। 35 लाख का रेट जो अमित शाह जी ने आज कोट किया, वो इन्होंने पूरे 5 साल, इस साल और इसके के पिछले 5 साल तक, 10 साल तक अच्छे तरीके से इन्होंने हरियाणा प्रदेश की नौकरियों को लूटा। और देखिए किस तरीके से हरियाणा में 21 विश्वविद्यालय हैं, एक भी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर इन्होंने शेड्यूल कास्ट नहीं लगाया। हरियाणा में जो लोग लगाए, चाहे एचपीएससी में लगाए और लगाए, बाहर के लोगों को आके विश्वविद्यालय में ठोक दिया, एचपीएससी में ठोक दिया, एसएससी में ठोक दिया। पूरे प्रदेश के युवाओं का, हरियाणा के पिछड़े वर्ग के लोगों का, बताइए कौन से पिछड़े वर्ग का पढ़ा लिखा व्यक्ति किस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है? ये इतने चेयरमैन को आप एक वीसी बताइए, यूनिवर्सिटी के एक वीसी बताइए, आप 10 साल का एक वीसी बताइए। मैं कह तो रहा हूं आप किस तरीके से, आप बताइए, आज के दिन बता दीजिए, आज के दिन बता दीजिए। इन्होंने हरियाणा के दलितों के साथ, हरियाणा के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ जितना बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं फिर कह रहा हूं, उतना ही बुरा हाल हरियाणा के लोग करेंगे। पर्चियों से चुनते हैं मुख्यमंत्री, संविधान के अनुसार नहीं, पर्चियों से चुनते हैं मेयर। ये लोग, वो उन लोगों से हम कैसे ये मान सकते हैं कि वो लोग पारदर्शिता करेंगे, वो लोग कुछ इस देश के साथ कुछ फेर करेंगे? इस देश में अब की बार हरियाणा से बाहर, अगली बार देश से बाहर। नहीं, फिलहाल आप प्रदेश की पार्टी है, प्रदेश की चिंता करिए, देश की चिंता करने के लिए भी राष्ट्रीय दल है। आगे हो सकता है कि आपको भी मौका मिले, आपका भी विस्तार हो, आपको भी मौका मिले। अमनदीप भाई, सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन है मित्र? हिम्मत यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ने कहाँ का है? अरे किस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बताइए, एक वाइस चांसलर बताइए, होगा एक वाइस चांसलर बताइए। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है? एक वाइस चांसलर आप बताइए, एक वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट का बताइए,
एक अतुल जी, अब ये अरे बता तो रहे हैं भाई। अतुल जी, जनरल नॉलेज की क्लास इनकी बाद में लगवाना है, एक मिनट अतुल जी। ठीक है अमनदीप जी, आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है मैं- कि लंबे समय से आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है और इस वजह से बहुत सारे आरोप आप पर फिलहाल नहीं लगते हैं। आप कांग्रेस पर लगा देते हैं, बीजेपी जो कि मौजूदा सत्ता में है, और जेजेपी जो कि सत्ता में रह चुकी है वो भी उन आरोपों के घेरे में आ गई। आप उसी आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई विश्वास हम पर ही करो, हमें लंबे समय से मौका नहीं मिला है। जी, मैं अतुल जी वो इस बात का भी जवाब दूंगा कि हम जनता के बीच में किस आधार पर जा रहे हैं और किस आधार पर जनता हमें भरपूर समर्थन दे रही है। आपके टीवी चैनलों के माध्यम से और बाकी रिपोर्ट्स के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को जनता समर्थन दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो किसान और कमेरा वर्ग है, जो बहुसंख्यक वर्ग हरियाणा प्रदेश में है, वो भारतीय जनता पहले तो कांग्रेस के कुशासन से परेशान हुआ। कांग्रेस से कुशासन से परेशान होकर के वो भारतीय जनता पार्टी को उसने चुना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वो कर दिखाया जो कांग्रेस ने 70 साल में किया था, इन्होंने 8-9 साल में इनका बैंड बजा दिया और इतनी बुरी तरह से तंग किया हुआ है। इसी वजह से वो दोनों सबसे बड़े जो आज के हमारे प्रदेश के दो वर्ग हैं, किसान और कमेरा, वो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन को भरपूर समर्थन दे रहे हैं, इस आधार पर दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा प्रवीण अत्रे जी के। देखिए, इन्होंने कहा कि ये प्रवीण अत्रे जी हरियाणा के किसानों को, कमेरों को कंधे से ऊपर कमजोर समझते हैं, जैसे इनके प्रभारी विप्लव देव कुमार जी ने कहा था। इन्होंने कहा कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी दी, जबकि 19 फसलों पे ही 19 ही फसलें हरियाणा में उगती है। 5 तो इन्होंने मूर्ख बनाने के लिए दे दी, और वो इसलिए दे दी, इन्होंने खुद कहा कि भाई ये उस बिरादरी को पागल समझते हैं, कंधे के ऊपर कमजोर है। ये प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुत प्रबुद्ध समाज से आते हैं, बहुत बुद्धि वाले होंगे, बहुत हम सम्मान करते हैं पूरा हरियाणा प्रदेश उस समाज का, लेकिन बाकी सारी बिरादरियां या किसान खासकर से, तो वो सारे के सारे कंधे से ऊपर कमजोर हैं। क्या उनको ज्ञान नहीं आ सकता? क्या ज्ञान केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को आ सकता है, या तो जिनके पास पूंजी होगी या फिर जो संघ की शाखा में जाएंगे? ये प्रवीण अत्रे जी के आधिकारिक बयान है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, जो हम बार बार कह रहे थे। और एक और बात इन्होंने कही कि 56 दिन में नायब सैनी इतने महान सीएम थे कि 56 दिन में 126 काम कर दिए। तो भैया, आपने 9.5 साल प्रदेश की जनता से उनको छुपा करके रखा, तो पीठ में छुरा घोंपा ना अपने प्रदेश की जनता को। आपने नुकसान किया नहीं हरियाणा के प्रदेश की जनता का? नहीं किया। तो दोनों में से एक बात सही है, नुकसान किया नहीं, नुकसान 9.5 साल की माफी कौन मांगेगा? 9.5 साल की जो धोखा आपने किया है, 9.5 साल प्रदेश को बर्बाद किया है, और आपके चैनल पे अतुल जी इनकी हामी भर रही है। 9.5 साल इन्होंने बर्बाद किया हरियाणा प्रदेश को, इन्होंने हामी भरी। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने हामी भर दी कि 9.5 साल इन्होंने प्रदेश को बर्बाद किया है। आपके चैनल पे आपको दिखाना चाहिए सच का सच। हाँ, दिखा रहा हूं, मैं तो दिखा ही रहा हूं, आप लोग लाइव है, कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना चल रहा है। 9.5 साल इन्होंने कबूला कि भैया ये ऐसा सुपरमैन ये लेकर के आ गए जो 56 दिनों में 126 काम कर गया, और 9.5 साल तक छुपा के रखा इन्होंने। ये प्रदेश के लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया। तो अतुल जी, कुल मिलाकर के देखिए, इनके झूठ का इससे ज्यादा क्या पर्दाफाश करूं? आपके दर्शक देख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कुशासन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कोहराम मचाया है, वो प्रदेश की जनता आज इनको जवाब दे रही है। आज हालात, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मान लिया अमनदीप भाई मान लिया, और उसका परिणाम जब 8 तारीख को हम बैठेंगे ना, तब हम देखेंगे क्या होगा। मेरा जो मूल प्रश्न था, जिसका आपने कहा था जवाब देने को, कि जनता इनको तो देख रही है, जनता आपको 20 साल से देख ही नहीं रही है, उसका जवाब क्या है? तो उसका जवाब अब देखने के लिए चुन रही है ना। अच्छा, चुन रही है। उन्होंने कहा ना कि अरे भाई 10 साल कांग्रेस को दिए, और मैंने कहा कि 10 साल कांग्रेस से कुशासन। देखिए, एक जनता जो खाई के मारे, जो कहते हैं ना, एक इधर कुआं दूसरी तरफ खाई, और कुएं से बचती बचती खाई में गिर गई प्रदेश की जनता। 10 कांग्रेस के कुशासन को देखा, लेकिन इनको चुन बैठी है। तो तभी तो हमें चुन रही है इस बार, इन दोनों पार्टियों को चुन बैठी है, तभी तो इस बार हमें जन समर्थन मिल रहा है। और हरियाणा प्रदेश की जनता इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को हरियाणा में चुनने जा रही है। ठीक है, अत्रे साहब। देखिए अतुल भाई, कहने के लिए
लीजिए कि भाई ये तो प्रवीण अत्रे ने बहुत गड़बड़ कर दी, मेरे वर्ग के बारे में बड़ा गलत बोल दिया अगर हमने ये कहा कि हम 24 फसलों की। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप ऐसी जबरदस्त, मैंने कुछ कहा भाई। चलो बीच में डिस्टर्ब, जब हमने कहा 24 फसलों पे, अरे बीच में डिस्टर्ब मत करो यार, 24 फसलों पे एमएसपी का लाभ दे रहे हैं, तो ये बात तो स्वीकार की कि हरियाणा में केवल 19 होती, मतलब जो हरियाणा का किसान अपने खेत में बो रहा है उस पे सरकार एमएसपी का लाभ दे रही है, ये स्वीकार हमारा विपक्ष भी करता है। और हमने भी यही कहा था जब हमने 24 फसलों की एमएसपी की बात की थी, हमने तुरंत ये कहा था कि हरियाणा के किसान के खेत में जो भी बोया जाएगा सरकार उस पे एमएसपी देगी। हालांकि ये बात सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने कही थी कि किसान के खेत में जो भी बोया जाए वो सरकार को खरीदना चाहिए, लेकिन ना तो उनके वंशज ये कर सके ना कांग्रेस कर सकी, हमने करके दिखाया और ये हम आगे भी करेंगे। अब दूसरी बात देखिए, ये कहते हैं कि साहब नायब जी ने ना मनोहर जी के निर्णय बदल दिए, उन्होंने जो 56 दिन में 126 निर्णय लिए ना वो तो सारे मनोहर जी के निर्णय बदल दिए। अब अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसान भाइयों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देते हैं इस वजह से कि अब की बार प्रदेश के अंदर एवरेज से कम बारिश हुई, थोड़ा सूखे की स्थिति रही, तो किसान को बोनस मिलना चाहिए, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कैबिनेट से पास करके और किसान भाइयों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें कौन सा मनोहर जी के निर्णय को बदल दिया उन्होंने? मतलब इनकी बौखलाहट और दुराग्रह इतना ज्यादा दिमाग में कि जब कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सीएम बन गया तो इनको पसंद नहीं आ रहा कि वो क्यों बन गया, उसने अच्छे काम क्यों कर दिए, इनको वो पसंद नहीं आ रहा। और कांग्रेस के प्रवक्ता 2 कदम आगे चले गए। हालांकि कांग्रेस के बारे में पूरा देश जानता है कि ये पिछड़ा वर्ग और दलित विरोधी है, जैसे पंडित नेहरू की वो चिट्ठी का जिक्र जिसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध किया था, दलितों के मामले में तो इन्होंने एक कदम आगे बढ़ गए हैं, राहुल जी अमेरिका में बैठ के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से कुमारी शैलजा का इन्होंने अपमान किया वो पूरे प्रदेश ने देखा। शुरू से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया, बाबू जगजीवन राम का अपमान कांग्रेस ने किया, सीताराम केसरी जो इनके अध्यक्ष थे धक्के मार के दफ्तर से निकाला, वो दलित थे, उनका अपमान किया, अशोक तंवर के सर पे लाठी मारी, सबको पता है। अब शैलजा जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है सबको पता है। तो जिस राजनीतिक दल के दिमाग में, उसकी सोच के अंदर पिछड़े और दलितों के लिए इतना पूर्वाग्रह हो, वो राजनीतिक दल कैसे बर्दाश्त करेगा कि एक गरीब परिवार पिछड़े वर्ग का बच्चा जो है मुख्यमंत्री बन गया। ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन अत्रे साहब मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप चारों में से जिसकी भी सरकार बन जाए ना 2 लाख नौकरी जरूर दे दीजिएगा। डॉक्टर विनोद कुछ कह रहे हैं? अवश्य देंगे अतुल भाई, अवश्य देंगे अतुल भाई। हमने जिस तरह से पहले दिए, जैसे पहले दिए ना इन्होंने, हाँ जैसे पहले दिए, आने वाले 5 साल में 2 लाख देंगे। पहले बिना पर्ची खर्च, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, आप जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। नहीं करेंगे अतुल जी। जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, अभी अत्रे जी ने बात की दलित के बारे में कि दलित कांग्रेस पार्टी का और दलित का इन्होंने व्याख्यान किया। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी फूलचंद मुलाना जी, हमारे देखते देखते मैं अभी की बात करता हूँ, भूतकाल में नहीं जाता। चौधरी फूलचंद मुलाना हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा कांग्रेस, उनके बाद अशोक तंवर जी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने क्या किया अशोक तंवर जी के साथ, वो भी बता दो ना भाई साथ साथ। लाठियां मारी या नहीं मारी उनको बीच में नहीं बताओ। देखो ऐसे नहीं सुरेश जी, बताओ साथ साथ लाठियां मारी या नहीं मारी। मैं बात शैलजा जी के बारे में जाति सूचक शब्द कहे या नहीं कहे, ये भी बताओ ना। मेरी बात कहे या नहीं कहे, मैंने सुन लिया। चलिए मानता हूँ, बताएंगे आप, बताएंगे, मैं मानता हूँ बताएंगे आप। अशोक तंवर जी बने, तंवर जी के बाद किया प्रदेश अध्यक्ष बनी, और शैलजा जी के बाद आज चौधरी उदयभान जी भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित समाज से आते हैं। देखो आप फिर मिस कर गए सुरेश जी, आप मिस कर गए। आपने अशोक तंवर जी के साथ क्या किया वो नहीं बताया, शैलजा जी के बारे में क्या बोला वो नहीं बताया। हरियाणा में भी बहरहाल माफी चाहूंगा सर, अब मेरे पास समय नहीं है। नहीं, कितने बहुत बहुत शुक्रिया रोड साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, अत्रे साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी और अमनदीप भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि हम आएंगे और रोजगार देंगे, हर हाल में देंगे। जो पहले से थे वो नहीं दे पाए, हम आएंगे तो दे देंगे। इन तमाम दावों और वादों के बीच में सियासत हो रही, लेकिन जनता चारों पार्टियों से उम्मीद कर रही है कि जो भी आएगा, जिसको भी हम चुनेंगे, वादा जरूर पूरा करना। राम राम।